वेलकम टू अदर वीडियो। और यह है ब्लैक क्लोड का मांगा कंटिन्यूशन। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तब तक की कहानी में ये लोग इन्वेट कर चुके थे डार्क ट्रायड के कैसल में, या फिर यूँ कहें कि स्पेड किंगडम के कैसल में, जहाँ पर बात चल रही होती है कि आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये लोग एक सर्कल बनाएंगे जहाँ पे 3 डार्क ट्रायड के मेंबर खड़े होंगे और उसके बाद क्यूलिपोर्ट ट्री सेरेमनी शुरू होगी, जिसको रोकने के लिए हमें इन तीनों को रोकना पड़ेगा और इन तीनों को हराना पड़ेगा ताकि ये सेरेमनी कभी शुरू ही ना हो और अंडरवर्ल्ड का गेट कभी खुले ही ना। वैसे उसको रोकने का एक और तरीका होता है, जो होता है क्यूलिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना एंटी मैजिक से, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इससे चीज़ रुक जाएगी। और शायद हो सकता है कि वैसा करते हुए कैप्टन यामी और वेंजेंस मारे जाए, जिसके लिए तुम शायद अपने आप को माफ़ ना कर पाओ। तो उन्हें रोकते हैं जहाँ पर वो तीनों उस गोले के 3 किनारों पर होंगे। तो इन तीनों की तरफ अलग अलग ग्रुप बना के लोग बढ़ेंगे और साथ में उन तीनों पर हमला करेंगे जहाँ 3 टुकड़ी बढ़ चुकी होती है उन्हें रोकने के लिए। तो आगे बढ़ते उस महल में कुछ और डार्क ट्रायड दिखते हैं जिनको रोकने के लिए रुकते हैं वहाँ पर नोजल सिल्वा, कैप्टन फिंगिलियन और कैप्टन डोरेथी। अब आगे बाहर सिसग्लियन की फाइट में उनके वारोसस डीमन को कुछ नहीं होता, वो टस से मस तक नहीं होता। पर अभी कुछ और एक्सपीरियंस सिसग्लियन के पास जो उन्होंने गेन किए थे एल्फो की फाइट में, जहाँ वो समझ पाए थे कुछ जीव जिनके ऊपर उनका मैजिक काम नहीं करता, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ तो ज़रूर सोचा है। तो हम बढ़ते फ्लैशबैक में जहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है सिसग्लियन और उससे मिलने पहुँचता है नाहात, जहाँ वो जान पाती है सारा हाल, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कैप्टन यामी और वेंजेंस से, और वो इंटरेस्टेड होती है दुश्मनों की पावर को सुनकर, जैसा कि अरेंज करने वाला है बिल्कुल नाहात उनके लिए, जहाँ पावरफुल अपोनेंट उनके सामने खड़े होंगे, जैसा देखा भी जाता है इस मोमेंट पर। तो अपनी शक्ति बढ़ाते हुए इस्तेमाल करती है सिसग्लियन फायर मैजिक एम्बोडियंट ऑफ हेल फायर, जिससे उनका पूरा शरीर माना का बन जाता है और उनके एक एक तगड़े तगड़े वार उस डीमन की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है, जो होता है माना जोन ऑल आउट, जिससे वो डीमन जमीन पर गिरकर धराशायी हो चुका होता है और उसके ऊपर शायद आग लग चुकी होती है कैप्टन शार्लेट के वारों से। और साथ ही कैसल के अंदर हमारे सारे वॉरियर्स पहुंच चुके होते हैं डार्क ट्रायड के पास उस सेरेमनी को रुकवाने के लिए। तो यूनो और लैंग्रीज सामना करने जाते हैं जेनोस का, जहाँ जेनोस को लग रहा है कि वो लकी था लास्ट टाइम जब बच गया वो, पर इस बार वो क्यों आया यहाँ पर जिसके साथ एक वार करता है यूनो, जिसको अपने बोन मैजिक से डॉच कर लेता है। जहाँ पर शायद ये भी यूनो का एक टेस्ट वार था, क्योंकि वो जानता है उसके ये वार रोक लिए जाएंगे उसके हड्डी के वारों से और वो आगे तक नहीं जा पाएंगे। पर ये टेस्ट था, भले ही वो स्टूपिड का ही यूनो को इसके वजह से, पर उसके साथ है फॉर्मर वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन का, जो इस्तेमाल करता है अपने स्पेटल मैजिक का जो सारे वार बढ़ते हैं जेनोस के ऊपर, लेकिन वो उन सभी वारों को रोक लेता है क्यूब सा बनाकर, जो उसके स्पेटल मैजिक का हिस्सा होते हैं, जो होता है एब्सोल्यूट स्पेस। और वो एडमिट करता है कि उसके स्पेटल मैजिक ज़्यादा पावरफुल है लैंग्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर वो स्पेटल मैजिक का इस्तेमाल ना करता तो शायद लैंग्रीज होता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेटल मैजिक इस्तेमाल करने वाला। पर लैंग्रीज को उससे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ वो और तगड़े वार करता है उसके ऊपर। पर जिन सबको रोकने के लिए इस्तेमाल करता है जेनोस स्पेटल मैजिक स्पेटल डोमिनेशन, जिससे पूरा का पूरा महल टाइप बन जाता है उसके स्पेटल मैजिक से, जिसके अंदर शायद कोई सा भी मैजिक एट्रीब्यूट काम नहीं आ सकता। जिसके साथ ही वो कहता है कि तुम दोनों ने गलती कर दी एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो पहले ही हार चुका है, और तुम भी पहले हार चुके हो, तो तुम्हें दोबारा हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। जिसके साथ ही उसका बोन मैजिक बढ़ता है यूनो और लैंग्रीज की ओर। पर तभी सामने आती है बेल और यूनो और वो करते हैं स्पिरिट डाइव, और सामने आता है स्पिरिट ऑफ बोरीज, जिसको देख के कुछ तो फील होता है जेनोस को, लेकिन उसको लगता है कि उसका मैजिक इस स्पेस के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा और उसका बोन मैजिक उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यूनो के पास आते ही उसका बोन मैजिक एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जहाँ यूनो इस हार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और अब वो उसको जीत में बदल के रहेगा। जहाँ इसे महसूस कर पाता है जेनोस भी कि इसका मैजिक इस एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर काम कैसे कर रहा है, इसका मैजिक एब्सोल्यूट स्पेस को भी डोमिनेट कर रहा है, इसका मैजिक एब्सोल्यूट स्पेस से भी ज़्यादा पावरफुल है। और हैरान होता है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको माना भरपूर मात्रा में मिली है, या माना की कृपा इस पर कुछ ज़्यादा ही है। जिसकी ओर बढ़ता है यूनो अपनी कुल्हाड़ी जैसे हथियार के साथ, और उसके वारों से जेनोस का बोन मैजिक का डिफेंस टूटता है और उस पर लगता है एक वार जैसे उसके पेट में छेद हो जाता है, जहाँ यूनो भी याद दिलाता है क्या कहा था तुमने, हम सब यहाँ मारे जाएंगे और तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। सच तो ये कि जो मरेगा वो तुम मरो और अफसोस करोगे तुमने हिम्मत की गोल्डन डॉन की ज़मीन पर पैर रखने की। तो इन्होंने एक डार्क ट्रायड को रोक दिया, जिसका मतलब इनके लिए रास्ता काफ़ी तक क्लियर है और अब भी बचा सकता है कैप्टन वेंजेंस और कैप्टन यामी को। तो तभी हम आगे बढ़ते हैं वेनिका की ओर, जो इन सब के आने की वजह से कहते हैं कि मुझे लगा यहाँ कोई घुसपैठिया है, लेकिन ये तुम लोगो नोलेल नहीं। और इस फाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए डार्क डिसिपल के साथ उनकी फाइट जारी करवाती है, जिनको रोकने के लिए इस्तेमाल करती है शार्लेट ब्रायर मैजिक कॉप्स हंटिंग ब्रायर ट्री, पर जिसको उसके डार्क डिसेबल काफ़ी आसानी से अपने मैजिक से काउंटर कर देते हैं। पर तभी यहाँ सामने आता है पेंटिंग मैजिक, जो सिचुएशन को थोड़ा बहुत संभाल लेता है, जिससे इंटरेस्ट होते हैं काफ़ी हद तक वेनिका भी, क्योंकि पेंट मैजिक के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स और हो सकते हैं और ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है।
और साथ ही तारीफ कर रही होती है एंटी मैजिक की जिससे उसे लड़ना था, और कैप्टन यामी की भी जिनसे हार गया था दांते। पर वो हार गया बाद में जेनोस से, तो उसमें खास इंटरेस्ट उनको होता नहीं है। पर उसकी बातें सुनकर कुछ चीज़ें याद करते कैप्टन शार्लेट, जो होती उनकी ट्रेनिंग जो उन्होंने की हार्ट किंगडम में, और वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने मेहनत करना जारी रखा, जिसके साथ ही वो फोकस कर रही थी उस मैजिक को कंट्रोल कर पाने की, जो कि उन्होंने तब इस्तेमाल की थी जब वो कर्ज के चपेट में थी, जो टूटा था कैप्टन यामी के प्यार से। पर अपने आप में वो शक्ति काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और कमाल की थी, जिसको कंट्रोल करने के चाह में जो एक अच्छा पावर का सोर्स हो सकता है उनके लिए, वो अपने मानने मेथड के एक ऐसे एक्सट्रीम एक्सटेंट तक पहुंची जिसके बाद वो सीख पाई प्रॉपर यूज़ अपने कर्ज रोज को इस्तेमाल करने की। पर साथ ही उन्हें याद आता कि डॉर्थी ने एक बार कहा था कि सारे कर्ज मैगिकुला से ड्राइव होते हैं, मैगिकुला सभी कर्ज मैजिक का माई बाप है, और अब क्योंकि वेनिका में ही रहती है मैगिकुला, और जो सभी कर्ज मैजिक की इंस्टिगेटर है, जिसकी वजह से स्ट्रांग बन पाई कैप्टन शार्लेट, और वो सामने लाते अपने माना मेथड के साथ ब्रायर मैजिक, पैराडाइज ऑफ ब्लू ब्रायर, जिनके लैंड वाटर माना मेथड के वजह से उनका ब्रायर मैजिक एग्जिस्टेंस में आ पाता है। और जितना स्ट्रॉन्ग सामने दुश्मन का कर्ज होगा उतना ही खूबसूरत फूल उगेगा उनके कर्ज को अब्जॉर्ब करके, जिसके साथ ही वेनिका के कर्ज मैजिक की शक्तियाँ कम होती दिखाई देती है, और उनके कर्ज जो उन पर कास्ट हुआ था एक टाइम पे, वो बन चुका है एक एंटी कर्ज स्पेशल मैजिक, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वेनिका को। पर यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी तक काम आया कैप्टन शार्लेट की उनकी ट्रेनिंग, एल्फ रीइंकार्नेशन के समय मिली शक्तियाँ, और अब माना मेथड हार्ट किंगडम का, जिस सबको जोड़ तोड़ के वो एक पावरफुल मेज बन चुकी होती है। उनकी शक्तियाँ बढ़ती है और उनके पास होता है ये ब्लू ब्रायर मैजिक जो उन्हें इसके साथ मिली, और साथ ही वो वार होता है रेड ब्रायर मैजिक का, जो कि उनका ओरिजिनल मैजिक था, जहाँ वो दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। और सामने आती है ब्रायर क्वीन, रेड ब्रायर और ब्लू ब्रायर, जिस सबको देख के काफ़ी तक एक्साइटेड हो जाती है वेनिका और लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन यही उसकी गलती होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी शक्तियाँ जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उतनी पावरफुल तरीके से ऑब्जॉर्व कर पाएगी उसी शक्तियों को कैप्टन शार्लेट, और उसकी शक्तियाँ किसी काम नहीं आएगी उनके अगेंस्ट। जहाँ बिल्कुल भी उसको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं होते कैप्टन शार्लेट, और नहीं खेलना चाहते इस फाइट वाले गेम को, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होती है उसके गेम बजाने के लिए। और सामने आता है एक वार जो पनिश करेगा वेनिका को उसके कारनामों के कारण। और खैर साथ ही सबके साथ ही कैप्टन शार्लेट भी दिखा पाएगी कैप्टन यामी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ, जहाँ वह हार नहीं रही, डट के मुकाबला दे रही है अपने अपोनेंट को और ऑलमोस्ट हरा रही है। और वहीं आगे हम देख पाते हैं कैप्टन मैंड्रिस को सामना करते हुए दांते का, जिनके वार्स के शरीर से आर पार चले जाते हैं, और वो अपने आप को हील कर लेता है एज ऑलवेज बॉडी जनरेशन मैजिक से, जो बताता है कि उसकी हीलिंग एबिलिटी पहले से बढ़ चुकी है, और साथ ही अगर उसको कुछ चोट पहुंचा सकता है तो वो होगा सिर्फ वो एंटी मैजिक वाला लड़का। पर अकॉर्डिंग टू नाथ हो सकता है कैप्टन मैंड्रिस की शक्ति उसे काम आए, जो यकीन के परे चीज़ों को भी काट सकती है। पर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता या ट्राई करता जैक द रीपर, दांते इस्तेमाल करता है ग्रेविटी मैजिक का, और दोनों ज़मीन पर धराशायी हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जैक इस ग्रेविटी मैजिक के अंदर हमला कर पाएगा। और खैर ग्रेविटी मैजिक से बचने के लिए नाथ इस्तेमाल करता है यूनाइट मोड, इक्यूज, एट्रीब्यूट, फोर्टिट्यूड। तो यहाँ दांते देख पाता है कि एंटी मैजिक वाले बच्चे के अलावा यहाँ कोई और भी है जो कि डेविल से पोजेस्ड है। और खैर यहाँ पे अपनी उम्मीद मान के बैठा है नाथ जैक द रीपर को, जो ग्रेविटी मैजिक का सामना नहीं कर पा रहा, जिसको खड़ी खोटी सुना के इंस्पायर करने की कोशिश करता है उसकी शक्ति को यूज़ करने के लिए, जहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा होता। और जिसको देखते हुए सन्नाटे के साथ पहुंचता है उसकी तरफ दांते और एक वार करता है, जिसको उसका शील्ड या आर्मर डॉच कर लेता है और एक लात मारता है नाथ उसके बाद दांते को, जिससे एक्साइटेड होकर दांते कहता है और वार करो मुझ पे, और वार करो। जैसा कर सकता है नाथ, लेकिन सच तो यह कि इसका कोई अंत नहीं होगा, वो लगातार खुद को रीजनरेट करता रहेगा। तो फिलहाल के लिए उसको मोटिवेट करना है जैक द रीपर को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, और कहता है कि तुम अपने आप को कैप्टन कहते हो, शर्म आती है तुम्हें एक कैप्टन कहते हुए। और तभी हम देख पाते हैं पहली बार फ्लैश बैक जैक द रीपर की, जहाँ उनके पापा एक कॉमनर थे और एक हंटर थे जो छोटे जानवर और चिड़ियाओं का शिकार करते थे, जिन्होंने एक बात सिखाई थी जैक को कि अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ों से कभी मत भिड़ो। वो एक सामान्य और रूढ़िवादी इंसान थे, और वो काफ़ी तक खुश थे जैक के ब्लेड मैजिक को देखकर, जो हंटिंग के काम आ सकती थी। लेकिन एक दिन जिस समय वो 13 साल के थे, उनके डैड वापस आए पहाड़ों से, पर वो जिंदा नहीं थे, जिन्हें मारा था पहाड़ों के मालिक ने जब वो शिकार कर रहे थे, और उनके पंजों के निशान उनके पीठ पे देखे जा सकते थे। जिसकी खोज में जैक आगे बढ़ता है और उसे देखता है एक बड़ा सा भालू, पर वो डरता नहीं और डट के उसका सामना करता है और उसको हरा देता है, जहाँ उसने ठाना कि शायद मुझे मैजिक नाइट ज्वाइन करना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में जिस समय एक वार करने वाला होता है दांते जैक के ऊपर, उसको बचाता है नाथ। और साथ ही हम देख पाते हैं जैक के पीठों से निकलते हैं बहुत सारे चाकू या हथियार जैसी चीजें जो आसपास घूम रही होती है, जिस पर दांते कहता है अपने बचाव के लिए बचकाने हरकतें यूज करना शर्मनाक है। और आगे कहता है कि तुम लोग भी अगर यामी सुकेरो की तरह हो तो उसकी तरह मुझे एंटरटेन करो। और तभी अगले पल जैक के शरीर का हर एक हिस्से से निकलते तलवार जैसी चीजें, और वो
काट देती है उस एरिया के ग्रेविटी को, और ग्रेविटी मैजिक कोई असर नहीं करती जैक के ऊपर। और साथ ही उनका घूमता हुआ बहुत सारा वार आता है दांते के ऊपर। पर दांते के हिसाब से भले तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम एक कीड़े हो और कीड़े मुझे नहीं मार सकते। पर ये सच नहीं है, एक बंदा जिसका रेपुटेशन है सिर्फ वही स्ट्रांग नहीं होता। तो आगे हम देख पाते हैं मैरिलिन ने वर्मिलियन को, जिन्होंने अकेले हरा दिया उस डीमन को, जिससे सब हैरान और हैरान ही है। और खैर आगे रैल्फ मिलता है बाकी लोगों से, जिन्हें बताता है वो यूनो के बारे में, जो कि एक अच्छा मैजिशियन बन चुका है, जो विंड मैजिशियन है, और वो हमारे लिए लड़ रहा है, जो दिखने में सीएल सामा की तरह लगता है और उसका निश्चय एकदम दृढ़ है लॉयस सामा की तरह। तो देखते हैं कि क्या करते हैं यूनो सामा और बाकी लोग। और खैर तभी हम देख पाते हैं बाकी लोगों को जो कि सामना कर रहे हैं डेविल्स का। और खैर यहाँ नाथ फील कर पाता है कि उसके किंगडम के जो वॉरियर्स थे वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जितनी उसने उम्मीद की थी उसके कंपैरिजन में। और खैर अभी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने में थोड़ा टाइम है। अब खैर जब दांत और कैप्टन मेंट्रिस काफी तक मजे कर रहे होते हैं, मतलब वो कहता है तुम भी काफी मजेदार हो, और कहता है जाओ अपने आप को मार दो। पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है, जो फीलिंग कुछ अलग होती है। जिस तरफ जड़ें फैलती है हर जगह से, और कैसल से बहुत सारी जड़ें बाहर निकलती है, क्योंकि यहाँ के लिए वो ट्री आ चुका है। तो जिसको देखते हुए यूनाइट मोड के साथ पैरिस का इस्तेमाल करता है नाथ, और देखता है काफ़ी गहराई तक शैडो मैजिक क्लियर वॉइंट के साथ, जहाँ गहराई में कैसल के अंदर वो फील कर पाता है कैप्टन यामी और वेंजेंस का माना। और साथ एक तीसरा बंदा जो वहाँ खड़ा है, जो है मॉरिस, जिसको बाहर निकाल दिया था डायमंड किंगडम से, जो कह रहा होता है वेनिगा की बेकार हरकतों के बावजूद कभी कभी वो काफ़ी काम आती है। मतलब वो जन्म से अंधा पैदा हुआ था, जिसके साथ उसको मैजिक मिलती है किसी भी चीज़ के आर पार देख पाने की, किसी की मेमोरी में या मैजिक में इंटरफेयर कर पाने की, जिसके साथ वो विजडम ऑफ द हार्ट किंगडम वाली शक्ति, जो कि लॉरा पेचिका की, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पुरानी रानियों की भी, उसमें से एक्सेस कर लेता है वो तरीका जिससे कि लिवर ट्री को डायरेक्ट उगाया जा सकता है। जैसा करने में हेल्प करता है उसका वो डेविल, जिससे वो पोजेस्ड है। तो इन सब ने इन तीनों पे ध्यान तो दिया, लेकिन ये चौथा बागड़ बिल्ला छूट गया, जिसने इस चीज़ को बिना इन तीनों के ही एग्जीक्यूट कर लिया, जिसके साथ अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने लग जाता है। और उसको रोकने जा ही रहा होता है नाहत, लेकिन तभी वहाँ दो डेविल आ पहुँचते हैं, जिनकी शक्तियों से काफ़ी दूर फेंके जाते हैं नाहत और कैप्टन मेंट्रिस। खैर जिस वार से थोड़ा बहुत बच जाता है नाहत, और वो पहचानता है इन लोगों को, जो है टॉप क्लास डेविल, जिसको देखते हुए सोच रहा होता है नाहत फर्स्ट फ्लोर के दो हाईएस्ट ऑर्डर के डेविल, जिनकी शक्ति उसने आगे थी कि वो डार्क ट्राइड के बराबर होंगे, लेकिन शायद वो ज़्यादा पावरफुल है, जिनके कई सारे वार इनकी ओर होना शुरू होते हैं। और नाहत फील कर पाता है कि उनका लेवल अलग ही है। और खतरा सिर्फ यही दोनों नहीं होते, स्कूल की छुट्टी की वजह से बच्चे भाग के निकलते हैं बाहर, वैसे ही बहुत सारे डेविल्स फर्स्ट फ्लोर के भाग के निकल रहे हैं, जो हर तरफ से हर जगह घेर रहे हैं। और साथ ही वो डेविल जिसको हराया था कैप्टन शार्लेट ने, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है, जो अभी भी थोड़ा बहुत झुलस रहा है। पर खैर ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती कैप्टन शार्लेट के लिए, वो भी तैयार होती है। तो जहाँ हमने देखा कि ज़ेनोन ऑलमोस्ट हार चुका होता है, पर वो इसके दिमाग में चल रहा होता है कि 70% स्कोर आने के लिए काफ़ी नहीं है। और साथ ही जहाँ वैने का भी वार में फंस चुकी है कैप्टन शार्लेट के, तो वही वो फील कर पाती है कि कर्ज की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिनको उन्होंने कैद किया है। और साथ ही दांते भी फील कर पाता है कि फर्स्ट डोर खुल चुका है डेविल की दुनिया का, जिसके साथ ही तीनों अपनी शक्तियों का 100% इस्तेमाल कर पाते हैं। जहाँ दांते की शक्तियाँ बढ़ जाती है, ज़ेनोन के पास नया फॉर्म आ जाता है, और वेनिका आज़ाद हो जाती है उस जाल से। तो अपने ग्रेविटी मैजिक से दोबारा टॉर्चर करना शुरू करता है दांते कैप्टन मेंट्रिस को, और वेनिका भी तैयार होती है टूट पड़ने के लिए शार्लेट के ऊपर, जिसके कई सारे वारों से वो थोड़ी सी जख्मी हो चुकी होती है। और साथ ही हम देख पाते हैं ज़ेनोन के बोन मैजिक का एवोल्यूशन, जहाँ कई सारे शक्तिशाली बार आते हैं यूनो की ओर, और साथ ही यूनो के हाथ से लगा वो वार भी रीजनरेट हो चुका होता है ज़ेनोन के शरीर पर। तो अगर मॉरिस इस तरह से आज़ाद घूमता रहा तो वो कई सारे गेट और खोल देगा और मुसीबत और बढ़ती चली जाएगी, जिसको रोकने के लिए जल्दी नाहत को उसकर बढ़ना पड़ेगा। पर तो डेविल जो अभी भी ताज़ा ताज़ा बाहर आए हैं, उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो डेविल्स को सरपास करने के लिए और मॉरिस को हराने के लिए नाहत के पास एक ही तरीका होता है, जहाँ वो अपने डेविल प्लमेडी को कहता है तुम्हें मेरे साथ मरना पड़ेगा। अब वैसे यहाँ नई शक्तियों के साथ फूल नहीं समारा ज़ेनोन, जो कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई और जगह नहीं बची, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर खैर ये था हाल स्पिरिट किंगडम का। पर अगर हम बात करें क्लोवर किंगडम की, तो आसमान से एक बड़ा सा डीमन ज़मीन पर आता है, जिसको देख के सब डर जाते हैं, जो होता है एंशिएंट डीमन। शायद वैसा एक डीमन जिसको हराया था फर्स्ट विजिट किंग ने। पर अब उसे वहाँ कौन रोकेगा, क्योंकि सभी पावरफुल मेज जा चुके स्पिरिट किंगडम में। और साथ ही हम देख पाते हैं आस्था को ट्रेनिंग करते हुए। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो वैसे आपके सोचते अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।